शक्ति स्वरूपा के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ एक ऐसी ही महिला है जिन्होंने समाज के साथ साथ पॉलिटिकल करियर में भी एक अलग मुकाम हासिल किया है। चाहे वो महिलाओं को सशक्त करना हो या फिर संसद में अपनी आवाज़ बुलंद करनी हो, सभी चीज़ों में अपने आप को एक अलग तरीके से लोगों के सामने यहाँ पर लेकर के आई हैं। अपने उन सारी चीज़ों को रखा है जिससे लोग प्रेरणा ले सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त इस खास कार्यक्रम में मौजूद हैं राज्यसभा सांसद महुआ मांझी। हम लोग इनसे बातचीत करेंगे और इनसे उन कहानियों के बारे में जानेंगे जो शायद आज के समय में लोग नहीं जानते हैं। शायद इनके बचपन में ही वो सारी बातें जो हैं वो कहीं ना कहीं छुपी हुई है। मैम, आपका हमारे इस खास कार्यक्रम शक्ति स्वरूपा में बहुत बहुत स्वागत है। मैम, हम लोग सबसे पहले हमारे दर्शकों को ज़रूर बताना चाहेंगे कि आपने किस तरीके से एक अलग मुकाम हासिल किया है। साहित्य के क्षेत्र की बात करेंगे, चाहे वो सोशोलॉजी के क्षेत्र में बात करेंगे, चाहे महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में बात करेंगे, या फिर अभी वर्तमान की बात करें तो राज्यसभा सांसद के रूप में आप काम कर रही हैं। मैम, वो बचपन का दौर जब आप शायद समाज और पॉलिटिकल लाइफ के बारे में नहीं जानती थी, वो दौर जो बचपने में कहीं ना कहीं महुआ मांझी का बीता है, वो मैम हमारे दर्शकों के साथ ज़रूर साझा करें। सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को दुर्गा पूजा और नवरात्र की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ। माता की कृपा सब पर बनी रहे हमेशा। और मेरा भी बचपन जैसे आम लोगों का बचपन बीतता है वैसे ही बीता है। मैं उस समय तो पॉलिटिकल नहीं थी और ना ही किसी पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करती थी। कांके रोड में मेरा मायका है और 1932 के पहले से ही हमारे पूर्वज उस इलाके में रहते रहे हैं। तो वहाँ पे एक गोंदा टाउन एक मंदिर है जहाँ पे पूजा होती है, दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से। और मेरे पिताजी भी उस मंदिर में उस कमेटी में वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। और तो वहाँ पे हम लोग बचपन में पूजा में खूब मज़ा करते थे। छोटे बच्चों की तरह बलून खरीदना, बलून उड़ाना, पटाखे फोड़ना, पूजा में भी बंदूक खरीद के छोटे छोटे बच्चों जैसे वो करना। और कभी कभी तो फल प्रसाद वगैरह को काटने में और पूजा का काम में भी हम लोग हाथ बटाते थे, फूल तोड़ के लाते थे। तो बहुत ही एक आत्मीय वातावरण था वहाँ पर। और पहले उतनी भीड़ भाड़ नहीं थी, तो सब लोग, पूरे मोहल्ले के लोग एक परिवार जैसा थे। तो सब लोग मिलकर हम लोग करते थे। और कल्चरल प्रोग्राम्स होते थे वहाँ पर काफ़ी। पूजा में जैसे आमतौर पर बंगाली परिवार में होता है, तो पूजा से पहले नाटकों का रिहर्सल करते थे हम लोग, गाना गाते थे मन से। तरह तरह मैं बचपन में गिटार वगैरह भी बजाया करती थी, हवाइन गिटार, शास्त्रीय संगीत सीखती थी। तो ये सब भी हम लोग कल्चरल एक्टिविटी हम लोगों का पूजा में रहता था। हम लोग वहाँ परफॉर्म करते थे। तो फिर एक दिन आरती नृत्य कंपटीशन होता था जिसमें ये लेकर धुनुची नाच वगैरह देखते थे और तरह तरह के कार्यक्रम होते थे। उसी में पूजा बीत जाता था। मैम, आपने एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर हमारे दर्शकों को बताई कि आप गाने से भी जुड़ी हुई थी। मैम, एक छोटा सा गाना, क्योंकि दुर्गा पूजा का दौर चल रहा है, तो एक छोटा सा गाना आपका वो होना चाहिए जिससे लोग इस चीज़ पर ज़रूर आए कि हाँ, हम लोग सारी चीज़ें कर सकते हैं। मैम, एक छोटा सा गाना हमारे दर्शकों के लिए। दुर्गे दुर्गे दुर्गति नाशिनी महिषासुरमर्दिनी जय माँ दुर्गे। दुर्गे दुर्गे दुर्गति नाशिनी महिषासुरमर्दिनी जय माँ दुर्गे। मैम, बहुत अच्छे से हमारे दर्शकों को आपने बहुत अच्छा गाना सुनाया, और ख़ास तौर पर वो भी दुर्गा पूजा के मौके पर दुर्गोत्सव को लेकर के। मैम, आपका वो गाना हमें यहाँ पर सुनने को मिला। अगर अब हम लोग बात करेंगे मैम, आपका वो स्कूल लाइफ कैसा था? कितना स्ट्रगल करना पड़ता था? अगर हम लोग पढ़ाई के क्षेत्र में बात करें या फिर फाइनेंशियली बात करें, बहुत सारी चीज़ें मैम, उसको लेकर के मैम हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएँ। जी, स्कूल भी मेरा रांची में ही स्कूलिंग हुई, उर्सुलाइन कॉन्वेंट में मैं पढ़ी हूँ। और उस हमारे समय में हमारी बैच की बहुत सारी हमारी फ्रेंड्स हैं जो बड़े बड़े पदों पे बाद में गई। और न सिर्फ रांची में बल्कि पूरे देश में, दुनिया के भी कई बड़े संस्थानों में हमारी फ्रेंड्स लोग अभी हैं। तो उन दिनों वहाँ की पढ़ाई, अभी भी पढ़ाई अच्छी होती है, हमारे समय में तो बहुत अच्छी थी। हम लोगों ने वहीं से सीखा और वहीं पढ़कर हम लोग आज इस लायक बने कि आज समाज के लिए कुछ काम कर पा रहे हैं। तो और बचपन में क्या पढ़ाई पे ही मन देते थे, अच्छा रिज़ल्ट करना ही हम लोग का लक्ष्य होता था और जीवन में कुछ बनना।
तो इस तरह का लक्ष्य लेकर चलते थे। अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर मैम का एक बहुत बड़ा योगदान जो है वो इंटीरियर क्षेत्र में देखने को मिला है। चाहे वो अगर हम लोग बात करेंगे मैम पॉलिटिकल क्षेत्र में आना, कहीं ना कहीं वो सपना लोगों का नहीं रहता है कि हाँ हम पॉलिटिकल क्षेत्र में जाएंगे, क्योंकि आपका सपना था साहित्य के क्षेत्र में जाना। आपने आखिर किस तरीके से मैम सोचा कि आप पॉलिटिक्स के तरफ कदम बढ़ाना है? मैं तो साहित्यकार के रूप में काम कर रही थी और उसमें रिकॉग्निशन भी मिला, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर कुछ सम्मान वगैरह मिले, तो और उत्साहवर्धन हुआ। इस दौरान यहाँ पे महिला आयोग की जो अध्यक्ष थी लक्ष्मी सिंह जी, वो पहले चीफ सेक्रेटरी रह चुकी हैं, तो वो पहली अध्यक्ष थी महिला आयोग की। उन्होंने उसे बनाया था झारखंड में, झारखंड राज्य बनने के बाद। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई थी एक दो बार किसी कार्यक्रम में। तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम चाहते हैं कि आप यहाँ अध्यक्ष बने, और हम जिस तरह से इसको बनाए हैं तो शायद आप लोग इसके साथ न्याय कर पाएंगे। और उन्होंने एक आवेदन बनवा के मेरे से ले लिया था, लेकिन उस समय फिर मैं इंटरेस्ट नहीं ली। वो आवेदन ले तो ली, लेकिन मैंने इंटरेस्ट नहीं लिया। मैं अपना दूसरा नॉवेल पूरा करना था, तो उसमें मैं लग गई। और उसके बाद उनका कार्यकाल ख़त्म हुआ, फिर कोई एक जन और बने, ऐसे करके कुछ ऐसा हुआ। बहुत दिन बाद फिर मेरे पास ये ऑफ़र आया, और फिर हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी ने मुझे अध्यक्ष बनाया। और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे काम करने का इससे बहुत अवसर मिला। और उन्होंने अपने कार्यकाल में जिस तरह से 2014 में उन्होंने काम किया था ट्रैफिकिंग की समस्या को ख़त्म करने के लिए, तो मैं महिला आयोग के प्लेटफॉर्म से विमेन ट्रैफिकिंग की जो समस्याएं थी उसको हल की। अभी देखिए बहुत कम है ट्रैफिकिंग की समस्या, जिस दौर में बहुत ज़्यादा उस समय होता था। फिर घरेलू हिंसा कम किया गया, उसके बाद डायन हत्याएं होने लगी थी, वो ख़त्म किया गया, अभी तो नहीं के बराबर है। तो बहुत तरह की समस्याएं थी। अभी हमारी सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए मैया सम्मान योजना से लेकर तरह तरह की योजनाएं लॉन्च की है यहाँ की महिलाओं को सशक्त करने के लिए। तो मुझे बहुत खुशी है कि मुझे महिला आयोग में काम करने का अवसर मिला, और पूरे झारखंड में घूम घूम कर मैंने काम किया, महिलाओं को न्याय दिलाया। वो एक स्वर्णिम काल था मेरे जीवन का कि हर दिन मैंने सैकड़ों केसेस देखे और हल किया, और लोगों को बहुत पसंद भी आया मेरा काम। उस समय अखबारों में हर दिन निकलते थे जो केसेस मैं सॉल्व करती थी, उसको लेकर मीडिया ने भी बहुत इस चीज़ को हाईलाइट भी किया, और एक पूरे झारखंड में लोगों के मन में उम्मीद बनी कि हाँ महिलाओं के साथ न्याय हो सकता है। महिला आयोग की अगर हम लोग बात करें मैम, आपने कहा कि आप लोगों को सबसे ज़्यादा मौका मिला इंटीरियर क्षेत्र में जाने का। मैम आपको क्या लगता है आज के डेट में और उस दौर में ऐसा कौन सा काम है जो अभी भी महिलाओं के लिए करना ज़रूरी है? क्योंकि हम कहते हैं कि महिलाओं को सशक्त होने की ज़रूरत है। ये यूनिवर्स का नियम है कि अगर आप सही हैं, अगर आप सच्चे हैं, तो ज़्यादा दिन तक लोग आपको गलत नहीं समझ सकते, उनको मानना ही पड़ेगा कि आप सही हैं। तो इस तरह से मैंने देखा है अपने जीवन में। और राजनीति से बहुत लगाव तो नहीं था, लेकिन जब वो समाज सेवा का रूप ले लिया तब मुझे मज़ा आने लगा। महिला आयोग में जब काम की तो उससे बहुत सेटिस्फेक्शन मिला। फिर पॉलिटिक्स में पार्टी ने मुझे महिला मोर्चा की केंद्रीय अध्यक्ष बनाया। उस दौरान भी मुझे बहुत काम करने का मौका मिला इंटीरियर में, और हर जगह महिला विंग बनाई, प्रखंड कमेटी से लेके सेंट्रल कमेटी तक बनाना पड़ा, जिला कमेटी, सेंट्रल कमेटी। तो एक अच्छा दौर था। उस समय हमारी सरकार भी नहीं थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत मेहनत की, और जहाँ भी हो गए महिलाओं का हुजूम उमड़ पड़ा, और उस बदलाव यात्रा और इन सब संघर्ष यात्रा वगैरह में उसके बाद फिर हम जीत कर आए, और उसके बाद दोबारा उनको जनता ने चुना उनके काम को देखते हुए। तो ये हमें खुशी है कि हमारी महिलाओं ने भी काफ़ी काम किया। और फिर पार्टी ने मुझे अवसर दिया राज्यसभा में काम करने का। तो राज्यसभा में एक बड़ा प्लेटफॉर्म है अपनी बातों को रखने का, अपने स्टेट की बातों को रखने का। और जब भी मौका मिला मैंने अपनी बातों को रखा, और उसमें समय कम मिलता है क्योंकि बड़ी पार्टियों के पास ज़्यादा समय होता है, छोटी पार्टियों के पास बहुत कम समय होता है। इतने कम समय में ज़्यादा बोलना, ज़्यादा मुद्दों को उठाना। तो मैं एक लेखिका होने के नाते हमें जैसे ये उपन्यास लिखते हैं तो उसको विस्तार देते हैं, और कविता लिखते हैं तो उसको शॉर्ट करते हैं। तो अपनी बातों को फैला के बोलना और फिर कम में बोलना, दोनों चीज़ें शायद मैंने साहित्य से सीखा है। तो वो इसलिए मुझे मौका मिलता है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दों को कम समय में बोलने की कोशिश करती हूँ। और जैसे हमारे संताली मजदूर भाई लोग लेह लद्दाख में ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए काम करने जाते हैं, पुल पुलिया रोड वगैरह बनाते हैं। बहुत ठंड में -डिग्री में BRO ले जाता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन,
तो उनको कॉन्ट्रैक्चुअल मजदूर के रूप में लिया जाता है, तो उनकी डेथ होने पर एक्सीडेंटल बेनिफिट वगैरह नहीं मिलता। कई बार उनकी लाशों को लेकर उनके परिवारजन भटकते रहते हैं। इन मुद्दों को मैंने उठाया ताकि उनको सहूलियत हो। फिर जो आग लगी हुई है झरिया में, कोयले के खदान में, उसके लिए मैंने कहा कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट फ़ंड होना चाहिए। करकट्टा कोलियारी में आग लगी थी, मैंने कहा कि कहीं ये फिर झरिया ना बन जाए, तो उसके लिए मैंने बात की, तो उस पर काम हुआ, उसे रोका जाने लगा। उसी तरह से कोयले की रॉयल्टी के 1,36,000 करोड़ नहीं दे रही है केंद्र सरकार झारखंड सरकार को। माननीय मुख्यमंत्री बार बार इस बात को कह रहे हैं, मैंने भी कई बार राज्यसभा में ये बात उठाई। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो पार्टी लाइन पर और स्टेट के हित के लिए मैं कोशिश करती हूँ कि वहाँ पर इस बात को उठाऊँ। सहारा के लोगों को जो पैसा नहीं मिल रहा है, इस मुद्दे को भी मैंने उठाया। अगर हम लोग बात करेंगे, संसद में कई सारी महिलाएं भी आपके साथ हैं और मैम उन लोगों से जब आप मिलती हैं तो उन लोगों का जो वे ऑफ एक्सप्रेशन है, वे ऑफ डिलीवरी है, वो मैम आपको कितना अलग लगा जब आप पहले दिन जब आप संसद गई थी? वो एक्सपीरियंस ज़रूर हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। जी देखिए, वहाँ पे चूँकि पूरे देश के प्रतिनिधि हैं और अलग अलग फील्ड के प्रतिनिधि हैं राज्यसभा में। कोई सिनेमा से है जैसे जया बच्चन जी हैं, तो कोई प्योर पॉलिटिक्स से है, सुधा मूर्ति जी जैसी विदुषी महिला है, लेखिका है, इन्फोसिस की मालकिन है, और ऐसे अलग अलग जो महिलाएं हैं सबका। पीटी उषा जी हैं उड़न बड़ी, हाँ, उनके बोलने का अपना अलग है, वो खेल पर ज़्यादा बोलती हैं। सुधा मूर्ति जी अपने मुद्दों को लेकर बोलती हैं, और पक्ष और विपक्ष के लोग अलग अलग बोलते हैं। जैसे पक्ष के लोग हैं वो सरकार के खिलाफ नहीं बोल पाते, तो वो सरकार के साथ चलते हुए बात करते हैं। विपक्ष की महिलाएं जो हैं वो अपने मुद्दों को उठाती हैं। इसलिए किसी से किसी की तुलना हम नहीं कर सकते। सबका व्यक्तित्व अलग है, सबकी पार्टी की आइडियोलॉजी अलग है, और सबकी अपनी सोच अलग है, बोलने का स्टाइल अलग है। किसी के पास ज़्यादा समय है, बड़ी पार्टी है तो उसके पास ज़्यादा समय होता है, वो ज़्यादा फैला के बोल सकती हैं। छोटी पार्टी, हम लोग जैसे छोटी पार्टियों के पास बहुत कम समय होता है। हम चाहकर भी बहुत ज़्यादा शेर व शायरी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें बहुत कम समय में बोलना है। लेकिन जिनके पास बहुत, जैसे बीजेपी के पास बहुत समय है, उनके बहुत सारे सांसद हैं, कांग्रेस के पास बहुत समय है, उनके भी बहुत सारे, तो उनके जो वक्ता हैं उनको अगर टाइम मिल जाता है तो उसमें शेर व शायरी भी कर लेते हैं, तो उसमें और जान आ जाती है। तो कई बार कई मजबूरियां भी होती है हम लोगों के पास। मैम आपका पहला दिन का एक्सपीरियंस कैसा था जब आप पहली बार राज्यसभा के अंदर गई थी? वो एक्सपीरियंस जरूर हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। जी जी, वो बहुत यादगार एक्सपीरियंस है। और मैं ग्रीन ब्लाउज पहनी थी क्योंकि पार्टी का सिंबल है ग्रीन, तो और उसमें ग्रीन हार भी पहन के गई थी, अपनी पार्टी की तरफ को से मुझे दिया गया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और वहाँ पर जब मैं ओथ ले रही थी तो हमारे जितने चाहने वाले हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे सब लोग उसको देखे, और मेरे उस लोग की भी प्रशंसा की, और मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं राज्यसभा पहुंची हूँ। ये एक सपना जैसा है, बहुत बड़ा सपना। और इसके अलावा एक और दिन मेरे लिए बहुत यादगार है जब मुझे चेयर मिला था बैठने के लिए। हाँ, जैसे राज्यसभा में हमारे जो स्पीकर के पद पर स्पीकर के पद पर बैठाया गया थी महिला दिवस के दिन। हाँ। तो वो भी मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा, उस कुर्सी पे बैठना जिसमें बड़े बड़े, और पुरानी बिल्डिंग में वो था ना, तो वो बिल्डिंग एक ऐतिहासिक बिल्डिंग है, जो संसद भवन हमारा पुराना भवन है। अब तो हम लोग नए बिल्डिंग में शिफ्ट हो गए, लेकिन जब वहाँ बैठी थी तो उसमें हमारे देश के कितने बड़े बड़े मनीषी बैठे थे। तो ये मेरे लिए बहुत यादगार है, और जिनके कारण बैठी उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मैम अगर हम लोग अब आगे अगर बात करेंगे तो मैम, क्योंकि ये तो केंद्र की एक राजनीति हुई, अगर स्टेट की राजनीति की बात करते हैं मैम, उसको लेकर के आगे आपके क्या सपने हैं? क्योंकि लोग सभी के जिस तरीके से लोग आगे बढ़ते हैं तो सपने भी उतने ही आगे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि जब तक हम जिंदा हैं तब तक सपने देखना तो हम नहीं छोड़ सकते हैं। तो मैम आगे आपका और क्या सपना है, किस तरीके से और आगे लेकर के जाना है अपने पॉलिटिकल लाइफ को, और साथ ही साथ महिलाओं के लिए और क्या कुछ करना चाहती हैं? जी देखिए, स्टेट के लिए ये है कि हर कोई चाहता है कि अपने आसपास के लोगों के लिए काम करे। मैं भी चाहती हूँ कि अपने स्टेट में विधायक बनूँ और स्टेट में काम करूँ, ताकि जो योजनाएं बनती हैं स्टेट के लिए उसमें अपनी भूमिका निभा सकूं। और मैं दिन रात काम करती हूँ, एक एक दिन में कभी कभी 20-25 कार्यक्रम भी कर लेती हूँ, और हर तरह के जगहों पर मैं जाने की कोशिश करती हूँ, लोगों के सुख दुख में खड़ी होती हूँ। तो मुझे लगता है कि लोगों के दिल में मेरे लिए जगह है।
कुछ पॉलिटिकल कारण होते हैं, जैसे पार्टी लाइन, कोई एरिया किसी पर्टिकुलर पार्टी के लिए होता है, क्योंकि यहाँ जाति धर्म का भी बहुत खेल होता है चुनाव में। तो जाति धर्म के खेल में कई बार काम करने वाले लोग थोड़ा सा पिछड़ जाते हैं। ये एक प्रॉब्लम है हमारे आज के समय में पॉलिटिक्स में, कि कई बार जातीय मुद्दों को, धार्मिक मुद्दों को इशू बनाकर लोग चुनाव जीत जाते हैं या कोई चुनाव हार जाता है। अगर वो ना रहे तो जनता के लिए काम करने वाले निश्चित रूप से ज़्यादा उनको अवसर मिलेगा और वो अच्छा काम करके दिखा सकते हैं। मैम चलिए, हम लोग अब अपने कार्यक्रम के अंत की ओर बढ़ चुके हैं और मैम मेरा एक और सवाल रहेगा। मैम अब आप साहित्य की ओर कुछ लिखती हैं, अभी आपको टाइम मिल पाता है? क्योंकि पॉलिटिकल लाइफ बहुत बिजी लाइफ होता है, तो मैम क्या अभी भी आप अपने उस सपने के साथ कनेक्टेड हैं या फिर वो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे छूटता जा रहा है? बिल्कुल कनेक्टेड हैं और वही मेरा जुनून है। और देखिए, पॉलिटिक्स कभी ना कभी लोग पॉलिटिक्स से अलग भी हो जाते हैं, लेकिन लेखन एक ऐसी चीज़ है, साहित्यकार एक ऐसा चीज़ है कि अंतिम दम तक आप घर बैठे लिख सकते हैं। तो और मैं अभी एक उपन्यास पर काम कर रही हूँ काफ़ी दिनों से, बड़ा उपन्यास है और उसमें फेमिनिज़्म पर ही है, महिला मुद्दों पर ही है, और वो उपन्यास लगभग पूरा होने को है। लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं है कि मैं अभी तुरंत पब्लिशर को दे सकूं, क्योंकि लगता है कि थोड़ा काम और कर लूं। तो पब्लिशर का भी दबाव है और मुझे वो बुक देना, जब भी मौका मिलता है थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ, लेकिन जितना टाइम उसे चाहिए वो नहीं दे पा रही हूँ। साथ में एक नॉन फिक्शन की किताब भी मैं लिख रही थी, विमेंस कमीशन के अनुभव को लेकर 16 डायरियाँ भरी हुई हैं, तो उस पर भी कुछ अच्छा लिखना चाहूँगी जो नॉन फिक्शन में हो और विमेन स्टडी वगैरह में यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाए। क्योंकि मेरा एक उपन्यास सापिएंजा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम इटली में बीए के कोर्स में मॉडर्न लिटरेचर में बहुत पहले ही लिया जा चुका है सिलेबस में, और मेरे उपन्यासों पर हमारे देश के बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में एमफिल पीएचडी डिलीट हो चुके हैं, हो भी रहे हैं, जिसमें साउथ के बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, बंगाल में जादवपुर यूनिवर्सिटी वगैरह, दिल्ली में जेएनयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी, महाराष्ट्र के कई यूनिवर्सिटी, नांदेड़, सोलापुर, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, इस तरह से शिमला, जम्मू, फिर इधर हैदराबाद, बेंगलोर, फिर कोच्चि, बिहार में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, पटना, हर जगह मेरे उपन्यासों पर, हर अच्छे यूनिवर्सिटी में, जेएनयू वगैरह में भी मेरे उपन्यास पर शोध हो चुके हैं। मैम एक आखिरी संदेश हमारी उन सभी महिलाओं के लिए आप ज़रूर दीजिए जो आज के डेट में सशक्त होना चाहती हैं और कहीं ना कहीं अब आपसे एक प्रेरणा ज़रूर ले पा रही होंगे कि हम साहित्य के साथ साथ राजनीति भी कर सकते हैं, लेकिन राजनीति की उम्र सीमा होती है, लेकिन साहित्य की उम्र सीमा नहीं होती है। ये एग्जाम्पल आपने ज़रूर सेट किया। मैम एक संदेश हमारी सभी महिलाओं के लिए। मैं हमारी सभी बहनों से ये कहना चाहूँगी कि कभी भी निराश या हताश ना हो। आप में निश्चित रूप से भगवान ने कोई ना कोई हुनर दिया है, प्रतिभा आप में भी कूट कूट कर भरी हुई है। आप उसे ढूंढें कि आपको किस काम में बहुत मज़ा आता है और किस काम के लिए आपके पास अवसर हैं। एक दरवाज़ा बंद होता है तो निराश मत होइए, क्योंकि फिर 10 दरवाजे खुल जाते हैं। आप उन्हीं दरवाज़ों में से किसी एक दरवाजे से जाइए और अपना लक्ष्य वहीं से ढूंढिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। देखिए बहुत अच्छी बात मैम ने यहाँ पर बताई है सभी महिलाओं के लिए जो सशक्त होना चाहती हैं और अपने लक्ष्य के पीछे भागना है, उम्मीद नहीं छोड़नी है। एक सबसे बड़ी बात जो है वो यहाँ पर इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ निकल कर आई है और हमारे इस खास कार्यक्रम में महुआ मांझी हमारे साथ थी। फिलहाल इस पूरे कार्यक्रम में हमारे साथ इतना ही। सहयोगी भाई के साथ मैं पूजा दुबे, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।